हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसे हो? गुड इवनिंग। एक बार सब चेक कर लो। ऑल फाइन। वॉइस लाइव वाइव देख रहे हैं हम लोग। सुजेश एक बार सबको हाय बोलते तो और वॉइस चेक कर लेंगे एक बार। Hey, hi everyone. मुझे तो Am I आवाज़ क्लियर audible, है। sir? हाँ। Am I हाँ audible? बिल्कुल, ऑल फाइन। सारी सब Yeah. कुछ ऑडिबल है, ऑल गुड। चलो लेट मी स्टार्ट, जस्ट 1 मिनट। चलो, यस, ऑल सेट। तो हाय गाइस, आई एम मिस सुजेश हियर। ठीक है। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आजकल काफ़ी फेमस है सुजेश। सो ही इज एक्चुअली एक इसको जैट में अपने अपने एक्चुअली अपने ग्रुप में काफ़ी फेमस है। इन ऑल द क्लासेस एंड ऑल दैट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हिम। ओके, तो काफ़ी दोस्तों से बात भी करते रहते हैं सुरेश ना। आई थिंक बहुत बहुत आज मेरी बात हुई है ना। ओके। सो बहुत ही हैज़ गॉट 99.4 इन कैट। ओके। एंड देन ही हैज़ गॉट 99.97 इन जैट। और सी एफ ए लेवल 2 क्लियर है ना। हाँ जी. सी एफ ए Yes. लेवल 2 इज क्लियर्ड। ठीक है। एंड ही हैज कन्वर्टेड आई एम अहमदाबाद। तो एकदम फुल ऑफ अचीवमेंट्स है। सो यू कैन आस्क वट एवर क्वेश्चन। सो ये सब लोग नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जो काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा भी है ग्रुप पे। ठीक है। एंड देन वी कैन डिस्कस ऑल दैट स्टफ कि कैसे कैसे आपको आगे भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो एक बार बता दो सुजेश पहले कि एक बार अपने बारे में स्मॉल इंट्रो दे दो। आपका बैकग्राउंड क्या है, 10 12 कहाँ से? ठीक है, जस्ट स्मॉल इंट्रो अबाउट योरसेल्फ। Sure. So I had done my schooling in Kalyan itself. एक छोटा सा टाउन है मुंबई में, सबअर्बन एरिया में. ओके। और वहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ. कॉलेज भी मुंबई एरिया में ही हुआ. ओके। एंड आफ्टर दैट मैंने सीए चूज किया, सीए एज अ स्ट्रीम. सीए कंप्लीट करके फिर मैंने सीएफए लेवल 2 एंड एफआरएम पार्ट 1 भी कंप्लीट किया. हम्म। उसके बाद मैंने एक कंपनी, ट्रस्ट ग्रुप करके कंपनी, वहाँ पे मैंने एम्प्लॉयमेंट किया 2 साल के लिए, 2 इयर्स हम्म। का स्टेंट है. हम्म। एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीटली फोकस्ड ऑन कैट, हम्म। रिजाइनिंग फ्रॉम माई जॉब. तो कब रिजाइन किया था जॉब से आपने? मई 2022. सो मई 22 यू रिजाइन फ्रॉम योर जॉब, राइट? अच्छा। तो यस. मई 22 में रिजाइन करने के बाद फिर इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया क्या जब आपने नवंबर में फिर कैट दिया होगा? तो इंटरव्यू में इस पर कुछ क्वेश्चन यस. हुआ क्या? यस. यस. हाउ डिड सो यू हैंडल दैट आई एम क्वेश्चन? लखनऊ में. आईआईएम लखनऊ में स्पेशली पूछा गया था कि व्हाई डिड यू रिजाइन फ्रॉम योर जॉब. आपका एक मोस्ट सॉट आफ्टर रोल में थे, इक्विटी रिसर्च में थे, देन व्हाई डिड हाँ। यू क्विट योर जॉब. हम्म। तो फिर अकॉर्डिंगली मैंने आंसर, मतलब स्टोरी तो रेडी किया था कि मेरे को सर्टिफिकेट अपना कुछ सर्टिफिकेशन पे फोकस करना था, फाइनेंशियल मॉडलिंग का. हाँ। एंड एनजीओ में भी काम करना था. मेरे को टीचिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, हाँ। प्लस कैट. तो ये तीनों चीज को मिला के मैंने स्टोरी क्रिएट किया था, एंड देन आई टोल्ड देम अकॉर्डिंगली. ओके। तो मतलब ज़्यादा इंटरव्यू का इशू नहीं हुआ? नहीं, एज सच नहीं. अच्छा। तो बेसिकली एक चीज़ तो हम लोग प्रेप के साइड में आएंगे, बट बहुत लोग का यहाँ पे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनका थोड़ा गैप ईयर्स है। ठीक है। या जिनका थोड़ा प्रोफाइल थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा वीक है प्रोफाइल। ओके। तो इनमें से जिन लोगों को एमबीए इन फाइनेंस करना है, जिन भी लोगों को एमबीए इन फाइनेंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि इंटरव्यू में क्या अच्छा तरीका रहेगा इसको कवर अप करने का? वेल सर, टू बी ऑनेस्ट, मैं उनको एक ही बोलूंगा कि जो पास्ट एकेडमिक्स है वो तो यू कैन नॉट चेंज, राइट. हम्म। तो आपको एक एक तरीका है कि यू कैन गैदर सम सर्टिफिकेशंस.
हाँ मतलब जो भी एक CFA वगैरह है या फिर FRM है विच इज समथिंग समवॉट रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके। तो ऐसे अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 भी अगर आप कंप्लीट करते हो तो एक आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है हम्म। बाकी बच्चों से, और आपको इंक्लिनेशन दिखाता है कि यार यू आर ट्रूली इंक्लाइन टुवर्ड्स फाइनेंस। करेक्ट। सो वो एक बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप विदाउट प्रिपरेशन जाते हो और बोलते हो कि फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको उतना नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर लोग कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट कुछ बेसिक कोर्सेज बताओगे फाइनेंस में जो करना चाहिए लोगों को गैप ईयर कवर करने के लिए? कुछ बेसिक कोर्सेज का नाम। अपफ्रंट। सो CFA तो ऑब्वियसली एक बहुत सॉर्ट आफ्टर सर्टिफिकेशन है, बट अगेन वो हम्म। थोड़ा सा महंगा है। हम्म। अगर आप CFA नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन, तो FRM एक अच्छा कोर्स है। वो भी अगेन एक फॉरेन गार्प करके एक इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। हम्म। वो एक है। फिर NISM के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आते हैं जो NISM। हाँ, जो काफी सस्ते भी होते हैं and उनका नॉलेज भी काफी अच्छा है। सो मैंने खुद ने एक NISM हम्म। सर्टिफिकेशन लिया हुआ हम्म। है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का। सो उसका नॉलेज भी काफी अच्छा और अप टू डेट है। तो वो भी आप नॉलेज बेसिस, अगर नॉलेज चाहिए तो वो सब अच्छे कोर्सेज हैं। ओके। तो बेसिकली इनके बाद जो भी ये CFA ये लोग जो आप ये करते हैं सर्टिफिकेशन, तो इनके इंटरव्यूज में हम्म। अच्छे वैल्यू मिलते हैं? बहुत ज्यादा सर, मतलब एज हम्म। एन वो लोग क्वेश्चंस भी कभी कभी उसके रिगार्डिंग ही, उसके रिलेटेड ही पूछ लेता है। या फिर जब भी आप समर इंटर्नशिप में वगैरह ये करते हो बैठोगे, तो वहां पे भी आपको एक एज मिल जाता है अगर आपने CFA लेवल 1 या लेवल 2 किया होता है तो। तो इन सर्टिफिकेशंस को करने के बाद लोग को फिर इंटर्नशिप भी करना चाहिए इसमें? अगर मौका मिले तो डेफिनेटली यस। अगर एक कोई हम्म। ब्रांड से आप कर रहे हो, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो या हम्म। JP मॉर्गन, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज का अगर एक ब्रांड मिल जाता तो इंटर्नशिप, प्लेन इंटर्नशिप भी रहेगा तो भी इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। हम्म। बट अगर आपको वैसा कुछ बड़े ब्रांड के साथ नहीं मिल रहा है, तो आप ये सर्टिफिकेशन गैदर कर लो और फाइनेंशियल मॉडलिंग के कुछ कोर्सेज कर लो। तो हाँ। वो आपको एक्सेल रिलेटेड स्किल्स काफी अच्छा आपका होन करेगा, मतलब हार्ड स्किल्स। फाइनेंशियल मॉडलिंग इधर बताते हम्म। रहता है स्टूडेंट्स को। ये तो मुझे आइडिया वैसे इसका नहीं आइडिया था, गार्प का आइडिया। ये गार्प अच्छा है ना, ये नहीं आइडिया था मुझे। हम्म। ओके। गुड। ठीक है। तो आई थिंक यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही क्वेरीज रहती है इन्हीं चीज़ों के बारे में। ओके। तो बेसिकली मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं है अगर गैप ईयर है तो। जितना मार्केट में पता है कि गैप ईयर बहुत बड़ा इशू है। गैप ईयर है तो प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कॉल नहीं आएगा, ये नहीं होगा। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है गैप ईयर, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। बस यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट, दैट्स इट। अगर आपने हाँ। स्टोरी अच्छे से उनके सामने रख दिया तो दे आर रेडी टू बाय इट। ऐसा इशू नहीं होता, और ये ये मैंने खुद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस से देखा और ये मैंने स्टोरी बहुत बनवाई है GD पे कोर्सेज में। है। एब्सोल्युटली। तो कुछ कुछ बोल बोल के, ठीक है। सो ओके ग्रेट। तो लेट्स कम टू फॉर दैट कैट प्रिपरेशन हियर। ओके। तो चलो कैट और जैट के बारे में वापस आते हैं। तो बेसिकली वन ऑफ द लाइक आई थिंक टॉपर ही हो गया जैट के 99.9 से, क्योंकि जैट में किसी को 100 मिलता नहीं है, ठीक है। तो जैट एक ऐसा एग्जाम है नो बडी गेट्स 100 परसेंटाइल, तो वो तो इंडिया टॉपर ही रहे होगे, ठीक है। देन 19.4 इन कैट, ग्रेट। तो बेसिकली अभी जैसे एग्जैक्टली 200 डेज टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो वी हैव गॉट 200 डेज टाइम। तो एक एक करके सब्जेक्ट से बात करेंगे जो कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं, ठीक है, ये मैं पूछ रहा हूँ करके। तो रिगार्डिंग कैट प्रिपरेशन इफ आई आस्क, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डिड यू हैंडल VARC भी लोगों का एक टर्म बना हुआ है, क्योंकि अभी बहुत लोगों ने क्या किया है, मॉक स्टार्ट किया है। तो मॉक स्टार्ट किया तो किसी ने LRDA में एक सेट सॉल्व कर लिया, या क्वांट में 8 क्वेश्चन कर लिए, तो दे हैव डन LRDA एंड क्वांट अ बिट, बट VARC दे कंप्लीटली लाइक फेल अपार्ट। ओके। तो वो वाला कहानी है कि बिल्कुल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग आ गया। तो VARC कैसे करना चाहिए इन दिस 200 डेज इफ यू कैन प्लान आउट? या सो अगेन मैंने तो शबाना मैम को फॉलो किया था अन अकेडमी में। ओके। उनका जो एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स था फॉर विद रिगार्ड्स टू VARC बहुत काम आया था इवन ओके। ड्यूरिंग द एग्जाम डे। सो उसमें मैंने प्लान किया था कि व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं शबाना मैम RC सॉल्व करती थी उनके लेक्चर्स के दरमियान, एज एन whenever she used to take any session she used to solve the RCs करेक्ट। एंड हम लोग से वो सॉल्व करवाती थी rather than she solving it, वो हमसे सॉल्व कराती थी। तो वो एक बहुत बेनिफिशियल लगा मेरे को। तो एज सच मेरा प्रैक्टिस वहीं पे हो रहा था RCs का, मेरे को अलग सा ज्यादा मेहनत नहीं लेना पड़ रहा था। फिर मैंने एक ये लिया था कि अभी आप जैसे बोलते हो बुक्स वगैरह पढ़ना होता है इसका, बट मेरे पास टाइम बहुत कम था। आई हैड स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम जून, तो मेरे पास 6 मंथ था। तो मैं सच एक बुक्स वगैरह प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है। तो फिर शबाना मैम ने रेकमेंड किया था एक्लेक्टिक रीडिंग्स, एज एन आप दूसरे RC अलग अलग जॉनर के RCs पढ़ लो
एंड उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करना। तो मैंने वो किया था, एक्लेक्टिक रीडिंग किया था, एंड मैं इक्विटी रिसर्च डोमेन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ा करता था। ओके तो उसके वजह से रीडिंग हैबिट मेरा मेंटेन रहता था एज ओके सच, एंड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। मतलब वीआरसी में वो एक मेरे को बहुत एडवांटेज मिला। एंड एक एग्जाम स्ट्रेटेजी बोलूँ तो कि एक मेन ये होता है कि व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज दे एक्चुअली ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर पेपर, ओके बट योर फोकस शुड बी एक्चुअली ऑन द एक्यूरेसी पार्ट। बट अब भले पेपर कंप्लीट कर दो, बट अगर आपका एक्यूरेसी नहीं है अच्छा, तो फिर इट डजंट मेक सेंस। सो आप भले 3 RC सॉल्व करो, बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू एक्चुअली सॉल्व इट विद 100% एक्यूरेसी। अगर 100% ना हो तो एटलीस्ट 90 to 95% एक्यूरेसी सॉल्व करो, यू विल स्टिल बी एबल टू एज दैट सेक्शन विद अ लॉट ऑफ विद अ गुड परसेंटाइल। सो मेरा 99.8 परसेंटाइल था बीआरसी में, एंड मैंने ऑलमोस्ट 2.5 RCs सॉल्व किया था। 2.5 RCs, एंड ऑलमोस्ट बीए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, एंड येट आई वाज एबल टू स्कोर दिस हाई परसेंटाइल। सो इट्स जस्ट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द एक्यूरेसी पार्ट। बट ये पॉइंट नहीं था, तुम्हारा रीडिंग हैबिट पहले से बहुत अच्छा था। आई रिसर्च रिपोर्ट Right. पढ़ते पढ़ते लंबे लंबे पढ़ते हुए आइडिया होगा काफी ना। ठीक है, दैट्स गुड। Right. तो बेसिकली अभी तो और क्या सोर्सेस फॉलो किए थे बीआरसी प्रिपरेशन के लिए, क्या सोर्सेस थे? शबाना मैम ने ऑब्वियसली बहुत सारे वेबसाइट रेकमेंड किए थे, तो उसमें से मैं वर्ड पंडित का रीडिंग्स वगैरह देखता था, ओके आरसीज। फिर एक टाइम्स ग्रुप का, टाइम्स का जो वेबसाइट है एजुकेशन, उनका मैंने मॉक सब्सक्राइब किया था। ओके तो उनके वेबसाइट में काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिस्टेड है। वो अलग अलग आर्टिकल्स वो लोग क्यूरेट करते हैं, एंड देन वो भी मैं आर्टिकल्स पढ़ा करता था डेली। एक 10 मिनट्स रीड है वो, और वो भी काफ़ी इंसाइटफुल था, अलग अलग जॉनर से। एंड जैसे बोला, रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ा करते थे। ओके एंड उसके कितने मॉक्स दिए होंगे करीब, मॉक्स एंड सेक्शनल्स? मैंने ऑल इन ऑल मैंने 40 मॉक्स दिए थे टोटल, एंड हर एक सेक्शन के बीआरसी के 10 सेक्शनल्स कुछ दिए होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने अराउंड 15 to 20 मैंने मॉक्स दिया रहेगा, क्योंकि मैं वो थोड़ा वीकर एरिया था एज कम्पेयर ओके, टू। क्वांट और वीकर एरिया था। ओके, हाँ। तो आई थिंक मोस्टली आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन वीआरसी में, जो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आई थिंक ही हैज आंसर्ड एवरीथिंग, सोर्सेज, प्रिपरेशन से लेके कहाँ कहाँ जितने आरसीस पढ़े। ठीक है, सो ऑल बेसिकली यू कैन सी ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। कोई बहुत सारे बुक्स पढ़ता है, कोई नॉवेल्स पढ़ता है, किसी ने 50 नॉवल पढ़े हुए हैं। श्रीजेश ने एक भी नॉवल नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये जस्ट यूज्ड टू फोकस ऑन रीडिंग आर्टिकल बिकॉज वीआरसी पहले से इनका स्ट्रॉन्ग एरिया था, ज़्यादा वीक था नहीं। ठीक है, तो दैट वाज, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, सो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, जिनको भी फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो। ओके ओके, तो बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डेली आरसी का सोर्सेस क्या है, डेली आरसी कैसे प्रैक्टिस करें? अनअकैडमी का ही एक चैनल है, लेट्स क्रैक इट बोल के, हाँ। वर्बल के लिए। तो वहाँ पे अपना अभिलाषा मैम और शबाना मैम, वो लोग डेली बेसिस पर आरसी सॉल्व करते हैं फ्रॉम ओके न्यूज़पेपर। ओके तो वो भी मैं देखा करता था, वो भी बहुत इंसाइटफुल लगा था। मैं वो तो फरवरी 2022 से मैं देखा करता था, and वो बहुत अच्छा नॉलेज देता था मेरे को। तो वो भी अच्छा ये है गुड। सोर्स। ओके, तो आई थिंक वीआरसी का एवरीथिंग ही हैज आंसर्ड। ठीक है, चलो फटाफट मैक्सिमम सुयश से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जितना नॉलेज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज अबाउट वीआरसी। लेट्स कम टू एलआरडीआई, अनदर ड्रेडेड सेक्शन। बहुत लोग पहला मॉक दे के आए सुयश, ठीक है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर गिवन मॉक। या बहुत लोग कैट दे के आए थे, तो ऐसे लोग थे कि पूरे कैट में एक भी सेट क्लिक नहीं किया या एक सेट हुआ, बट कैट के बाद सारे सेट समझ में आगे बन गए। ठीक है, एलआरडी आता है बट एग्जाम टाइम में सॉल्व नहीं होता। ठीक है, या बहुत लोग एलआरडी नहीं भी आता है तो टाइम देना नहीं चाहते हैं। तो ऑल दैट, तो एलआरडी कैसे प्लान करोगे? 200 डेज बचे हैं इसमें। एलआरडीआई में तो आप ही करता थे एज इन आपके लेक्चर्स देख मेरी बात के, और सुनते नहीं जो ना भी ये आप लोग। ठीक है, तुम्हारी बात सुनेंगे ना। मैं बोलूंगा पढ़ो मेहनत करो एलआरडी में, सर नहीं हो रहा है सर, सर नहीं हो रहा है सर, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनेंगे ये लोग। सो आपने एक पॉइंट बोला था कि जब भी आप लेक्चर्स देखते हो उसके बाद मेक इट अ पॉइंट, आप जो भी मैं सॉल्व करता हूँ, जो भी मैं सेट सॉल्व करता हूँ, वो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर एक मे बी डिजिटल वे में वापस से सॉल्व करने को देखो। सो आई डिड दैट। मैं ऑब्वियसली लाइव नहीं अटेंड करने की वजह से मैं पॉज करके मैं सेट और वहीं पे सॉल्व करने ट्राई करता था। एंड कई बार तो मैं लिटरली, मेरे को आधा घंटा तो वो सॉल्व करने में चला जाता था, बट आई मेड अ पॉइंट दैट आई सॉल्व। अगर नहीं हुआ, एक 40 आफ्टर इन्वेस्टिंग 40-45 मिनट्स नहीं होता, तो फिर मैं आपका सॉल्यूशन देखता एकदम, तो बाद में रिवाइज करता। मैं यहाँ पे स्टॉप ही करूँगा। देखो, तो इसने कहा है कि आपको सेट सॉल्व करना जरूरी है।
आपको 40 लग जाए, 45 मिनट लग जाए, ठीक है, किसी को 1 घंटा भी लग सकता है, ऐसा इशू नहीं है। स्टार्टिंग में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू लर्न दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। तो इसलिए टाइम लगने तो कोई बात नहीं, बट 1 घंटा भी लग जाए कोई बात नहीं, बट हमको इतना मेंटेन करना है कि ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए अच्छे से। ओके, तो एलआरडी का सेट सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद टाइम बेस्ड पे आता है। ओके, तो चलो इसलिए स्टार्ट आपने इससे किया, फिर उसके बाद कैसे फिर स्पीड कैसे पकड़ा एलआरडी में? सो आपका लेक्चर्स ऑब्वियसली रेगुलरली देखा करता था मैं, एंड उसमें भी मैं कैसा था, मेरा 3 महीना तो मतलब आपका वॉच आवर्स काफी ज्यादा था, तो फिर आपके लेक्चर्स में ही मेरा कवर अप करने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला गया था। एंड जैसे आपने तो ये प्रिंट आउट निकाल के मैं उसको ये सॉल्व कमेंट है कि कॉम्प्लीमेंट है, पहले ये बताओ। ये कॉम्प्लीमेंट है ऑब्वियसली, मतलब आपका बहुत चार्ज इतना ज्यादा, आप यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, मतलब आप एलआरडीए में उतना कर दो, इट्स मोर देन एनफ, बाकी आपको सोर्सेज का रिलाई करने का जरूरत नहीं है। सो आपको टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई बुक दूसरा रेफर नहीं किया था, सिर्फ आपका ही किया था, और आपके ही सेट्स में सॉल्व किया करता था। आपके रोदा चैनल में भी आप कोई ना कोई तो सेट्स ये करते थे, वो सॉल्व करता, उसका प्रिंट आउट लेने का मेरा यही काम था, उसका प्रिंट आउट लो, खुद से सॉल्व करो, ट्राई करना। लेकिन अब यहाँ पे लोग एंड पकड़ लेंगे, प्रिंट आउट लेना जरूरी नहीं है ना, उसको डिटेल भी हाँ सेव हाँ, कर यस सकते हैं यस, ना। हाँ यस यस ऑब्वियसली मैं प्रिंट आउट लेता था, क्योंकि मेरे को उसका एक रिकॉर्ड बनाना रहता, मैं उसमें सॉल्व करता था, तो मेरे को कन्वीनियंट रहता, हाँ इसके लिए मैं प्रिंट आउट निकाला करता था। हाँ एंड फिर ऑब्वियसली मैं सॉल्व करके उसको मैं रिकॉर्ड जैसा बनाता था, और मैं जो डिफिकल्ट सेट्स है वो मैं लिख के रखता था कि यार ये सेट डिफिकल्ट था, एंड जब भी मेरे एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले मैं उसको रिवाइज किया था, मैंने वो भी एक काम किया था। तो इसके वजह से मेरे को जो मैंने स्टोर करके रखा था मुझे बेनिफिशियल हुआ। एंड मेन एक पॉइंट था कि एलआरडीए में ऑब्वियसली आपको इनिशियली तो बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट एज एंड व्हेन यू नो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मतलब आपका थोड़ा टाइम होने के बाद, प्रिपरेशन के बाद आपको टाइम धीरे धीरे कम होता ही है, इज व्हाट आई हैव सीन। मैं तो लिटरली मैंने 6 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मेरा कुछ भी एज सच बेस नहीं था एलआरडीए में, बट मैंने जैसे आपने बोला 200 300 जैसे आप सेट सॉल्व करते जाओगे, आप वो एफिशिएंसी आते जाएगा। एंड वो मेरे साथ भी वही हुआ कि जैसे मैं सॉल्व करता, जैसे मैं मॉक्स लिखना स्टार्ट किया, आई सॉ कि आई वाज एबल टू सॉल्व 2 मॉक्स इनिशियली, 1 1.5 मॉक्स में मेरा हो जाता था, फिर वो 2 मॉक हो गया, फिर वो तीन सेट्स हो गया, पहले 2 सेट फिर 3 सेट, ऐसा बढ़ते गया था। और एग्जाम डे में टू बी ऑनेस्ट मेरा एक ही सेट बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ था, तो और कौन सा स्लॉट था? बाकी दो तीन विच स्लॉट? मॉर्निंग स्लॉट। स्लॉट 1 था, ओके। Yeah, so I was able to solve just one set, and बाकी 2 मैंने बस ऐसा haphazardly solve करने को ट्राई किया था, वो जो बहुत डिफिकल्ट लगा मेरे को, एंड इसके लिए मेरे को 92 परसेंटाइल ही मिला था एलआरडीए में। बट सो टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट एलआरडीए, बट मेरा स्ट्रेटेजी वाज वेरी क्लियर दैट आई नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेट्स, एंड मॉक्स वगैरह लिखते वक्त भी मैंने ऑलमोस्ट लाइक 400 to 500 सेट्स ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए थे, मतलब जैसे इन ऑल एवरीथिंग मिला के जैसे आपने रेकमेंड किया तो वो तो सॉल्व किया, बट एग्जाम डे में वो एक्चुअली, क्योंकि देखो 2 सेक्शन बहुत लोग ऐसे भी है, लास्ट ईयर भी आई थिंक इसमें अनुष्का भी ऐसे ही थी, और आई थिंक अनुष्का का जो परसेंटाइल था इट वाज मोस्टली लाइक एलआरडीए में 99.6 था, क्वांट में 99.7 था, और वीएआरसी में उसका 92 था, ठीक है। स्टिल शी गॉट इनटू एफएमएस, आई में अहमदाबाद में क्लियर हो गया, ठीक है। स्वास्तिक भी ऐसे ही था, स्वास्तिक का वीएआरसी में आई थिंक 92 था, ठीक है। एलआरडीए में उसका 99.9 था, एट क्वांट में 99.6 था उसका, एंड इनटू आईएम बैंगलोर। तो बहुत सारी ऐसे स्टोरीज, मतलब बेसिकली इससे हमें समझ में क्या आता है ना कि मेहनत पूरी करने, इन्होंने कभी सोचा नहीं कि मेरे को एलआरडी मेरा वीक है, ठीक है। 99.9 के लिए फाइट कर रहे थे, बट थोड़ा मोड़ा वहां पे अगर गड़बड़ाया तो भी इतना नहीं गिरे कि बिल्कुल आउट हो गए। अब बहुत लोग का स्कोर ऐसा ही मैं जानता हूँ कि सीरियस का जितना स्कोर क्वांट और एलआरडी में सॉरी वीआरसी में आया ना, बहुत लोग का बाकी में भी आया, तो 99, बट थर्ड सेक्शन में आ गया 60, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप प्रिपेयर करते हो 80-90 के, तो फिर 70-60 फॉल कर सकते हो, बट जब बिल्कुल 99.9 के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो फॉल करोगे तब भी 90s में ही रहोगे, तो एटलीस्ट कट ऑफ सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ऑन दैट डे हम कभी नहीं सोचते कि हमारा प्रिपरेशन कैसा है, कि कितना हमें 80 लाना था, 90 लाना था, हमें प्रिपेयर करेंगे बिल्कुल 99.9 के लिए। थोड़ा मोटा गड़बड़ हुआ तो दैट्स फाइन। देखो 99.9 उसने प्रिपेयर किया था, कैट में नहीं आया उसको, बट वो जैट में आया, ठीक है। जैट में इज वन इंडिया टॉपर है वो जैट में, वो एंड ही कैन राइट दिस इन ऑल लाइक लाइफ टाइम अपने सीवी में कि जैट पे 99.97 आया था, ठीक है। ये पूरे आज से 20 साल बाद भी ना कभी ये जॉब का इंटरव्यू देगा तो इसके अचीवमेंट में रहेगा
कि IIM अहमदाबाद से पास आउट है एंड जैट में 99.97 था और इसका वेटेज हमेशा मिलेगा क्योंकि वो ना तो इंडिया टॉपर बन गया इधर 99.97 में, इसलिए हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है, इट नेवर गोज वेस्ट। ओके ओके, तो बेसिकली LRD में यही सोने लगा कि 500 प्लस सेट सॉल्व कर लिए थे, सारे क्लास के सेट्स, रोदा के सेट्स, पर बाकी मॉक्स दिए थे एंड आई थिंक दिस इज इनफ। तो हमने क्लास में हमने 500 सेट कर लिया होगा, तो तुमने ज़्यादा ही कर लिया होगा उससे। ठीक है, चलो, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आर आंसर्ड। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं बेसिकली हाँ LRDI में, ठीक है। जैट के लिए आएंगे, जैट के श्रेयश को फिर ले आएंगे जैट के लिए, नो डोंट वरी, ठीक है, श्रेयश आ जाएंगे फिर। आई अहमदाबाद में उस समय पढ़ रहा होगा ये, वहाँ से उसको हम लोग पिक करेंगे आज जैट के टाइम में, ठीक है। अभी कैट के लिए करते हैं। ओके, एंड थर्ड इज क्वांट। तो क्वांट का बताओ, ठीक है, यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि यहाँ के प्लस पॉइंट क्या है कि पेपर पता है कि क्या आने वाला है, वही अलजेब्रा, वही अर्थमेटिक, वही ज्योमेट्री, ठीक है, बट फिर भी लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते, डोंट मैनेज इट। तो उसको मैनेज करना बहुत बड़ा दिक्कत है। इससे दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे इट हैज़ गॉट वास्ट सिलेबस, ऑब्वियसली बात है। तो इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जब प्रॉब्लम आप पढ़ रहे थे तो? सो अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप ही करते रहते थे और आप ही लेक्चर्स देखा करता था। उसमें भी बहुत सारा, सो आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड टू नो कि आपका बहुत सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा है। मेरा मेजर प्रिपरेशन टाइम LRD और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ही गया। सो उसमें तो, एंड मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ कि मेरा फर्स्ट मॉक में आई जस्ट स्कोर्ड 5 और 6 मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, एंड वहां से आई एंडेड अप स्कोरिंग 25 और 26 इन द एग्जाम, इन द मेन एग्जाम, एंड आई गॉट 98 पॉइंट सम परसेंटाइल इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मेरे लिए मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया क्योंकि मैं सिंगल डिजिट मार्क होल्डर था, और वहां से मैंने डबल डिजिट, उसके लिए भी आपको ही पूरा श्रेय जाता है। QADI में आई एम नॉट परसेंटाइल वाइज, आई गेस 99 पॉइंट 98 पॉइंट समथिंग, 98.78, आई एम नॉट श्योर अबाउट। हाँ, सो QA में वही था कि मेरे को भी एज सच बैकग्राउंड नहीं था, मतलब आई बिलोंग टू ए नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, CA वगैरह किया था, तो मैथ्स से एज सच टच छूट गया था। बट अगेन, जैसे मैंने आपसे, मतलब फरवरी में मैंने आपके बारे में सुना था कि मतलब मैथ्स वगैरह बहुत अच्छे से सिखाते हो, तो अगेन मैंने आपका रोदा चैनल से थोड़ा बहुत इंसाइट्स वगैरह लेने को ट्राई किया, और वहाँ से थोड़ा बेस वगैरह थोड़ा बिल्ड करने को ट्राई किया। फिर जब से मैंने अनअकैडमी वॉच करना स्टार्ट किया तो बेस थोड़ा बहुत रेडी था, एंड फिर उसमें से मैं जो भी अब क्वेश्चंस वगैरह देते थे वो सॉल्व करता था। तो जैसे आपने बोला अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये 3 मेन था मेरा फोकस। बाद में वो होने के बाद फिर मैंने प्रोबेबिलिटी एंड नंबर सिस्टम वगैरह पे फोकस किया था। सो यही फोकस एरिया था। एंड अरिथमेटिक के लिए ऑब्वियसली अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि वो वेटेज ज़्यादा है, एंड वो भी बहुत मेरे को काम आया था। अरिथमेटिक के जो भी डिफिकल्ट सम्स थे आई वाज एबल टू सॉल्व ड्यूरिंग द एग्जाम डे, बट स्लॉट 1 में एज सच डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आई नहीं थे, तो आई वाज एबल टू पुल इट ऑफ। तो बेसिकली रिवाइज वगैरह कैसे करते हैं? हाउ डिड यू रिवाइज, कैसे रिवाइज करते हैं क्वांट वगैरह, या रिवाइज कैसे करते हैं? सो रिवीजन के लिए आपने एक बोला था कि एवरी मंथ एंड में वो रिवाइज कर लेना। सो मैं वीकली बेसिस पर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे को ऑलरेडी वॉच आवर्स वो बहुत ज़्यादा था लेक्चर्स वगैरह देखने में, तो उसी में टाइम काफ़ी चला जाता था। तो मैंने क्या किया था, एक समरी नोट जैसा बनाया था खुद का, जहाँ पे आपका आप जो भी सम वगैरह सॉल्व करते हो और ये सम में कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ थोड़ा ऑफबीट है, तो वो मैं लिख के रख देता था। और मंथ एंड में वो जो भी मैंने जो पॉइंटर्स लिखे वो एक बार रिवाइज कर लेता था, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह वो रिविजिट करके ब्रश अप कर लेता था, एंड कुछ इंपॉर्टेंट सम मार्क किए हुए थे वो सॉल्व कर लिया करता था। फिर जैसे नेक्स्ट मंथ में नए पोर्शन को वापस टैकल करते हुए जो नया सीखता था वापस उसका एक समरी नोट जैसा बना। तो एग्जाम के पहले मेरे पास एक पूरा एक ऑलमोस्ट लाइक 300 पेजेस का एक समरी नोट्स रेडी होता था, जहाँ पे एवरीथिंग जो भी आपने बोला था एक जिस्ट में मैंने एक लिख के रख दिया था। तो वो मेरे को बहुत काम आया था एग्जाम के पहले 3-4 दिन पहले मैं वही रिवाइज करके गया था, एंड इट रियली वर्कड वंडर्स फॉर मी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे, फैमिली लग रहे होंगे, है ना? यस यस, एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया। ओके, मॉक्स और कौन सा मॉक दिए थे? अनअकैडमी के मैंने कुछ दिए थे, और मेजर मैंने टाइम्स का मॉक दिया था। उनका यूजर इंटरफेस भी मेरे को काफी अच्छा लगा था, तो मैंने टाइम्स का मॉक ही मेजरली दिया था, और थोड़े बहुत क्रैकबुक के एक हाथ दो। ओके, और कोई मेजर क्वेश्चंस लिखा था स्लॉट? नहीं, और सब ठीक है, फाइन।
तो बेसिकली तो थोड़ा अब अपनी मतलब बेसिकली अब थोड़े इसके बारे में बताना। जैसे मान लो अभी स्टार्ट होगा तो बहुत लोग अभी मतलब कैट का प्रेप तो कर रहे हैं, ठीक है, आराम से, बट ना कहीं कहीं माइंड स्टक है। बहुत लोग का माइंड स्टक कहाँ कहाँ पे है कि सर मेरा गैप ईयर्स है, ठीक है, सर मेरा प्रोफाइल वीक है, ओके, और या मेरा मुझे कॉल्स आएंगे कि नहीं आएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर वरिंग अलॉट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रेप। तो ये चीज़ें ना दिमाग में बहुत स्टक कर आती हैं। तो ये चीज़ें इनको बताओ कि बेसिकली इन चीज़ों का कितना इंपॉर्टेंस है और क्या इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए, ठीक है, और कैसे बैलेंस बनाना चाहिए इन और इसमें प्रिपरेशन के साथ। सो मैंने भी रिजाइन करने के बाद इवन आई वाज नो पेस्टर्ड विद अ लॉट ऑफ थॉट्स, एज इन बहुत ज़्यादा टेंशन आता था कि यार मेरे भी रेज्यूमे में गैप ईयर पड़ गया। मैं तो वर्किंग भी था एंड मेरे को ये डर था कि मैं अगर लेट्स से मेरा कैट नहीं हुआ तो मैं किधर कौन सा दूसरे जॉब में मेरे को मिलेगा क्या, तो वो एक बहुत बड़ा डाउट था। बट ये सारे थॉट्स तो आपको आएंगे ही फॉर श्योर। ये दिस इज गोना बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट्स जस्ट दैट हाउ यू टैकल इट। कि आप वो एक पॉइंट है कि मैं जब भी ऐसे टेंशन में आता था, एक अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन था मेरे पास, हाँ तो वहाँ पे मेंटर्स हम लोग का अवेलेबल होता था। तो हम लोग, मेरे को कभी भी ऐसा कुछ थॉट्स आए जहाँ पे मेरे को जम नहीं रहा है, कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, कुछ डिफिकल्टी लग रहा है, तो मैं उनके मेंटर्स से शेड्यूल बुक कर लेता था सेशन, एंड यूज्ड टू टॉक टू हिम और हर कि कैसे मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, हाउ शुड आई कोप अप विद दिस थिंग। तो वो भी काम आया था। एंड फिर मैंने फ्रेंड से भी काफी बात करता था कि यार ऐसा टेंशन हो रहा है, तो उनका एक सपोर्ट हमेशा रहेगा। सेल्फ डाउट तो होना ही है, इट्स गोना बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा समझ के, लोगों से बात करके, खुद को थोड़ा शांत करके वापस से अपने ट्रैक पे आना है, कैट के ट्रैक। तो बेसिकली इनको कुछ करना चाहिए प्रोफाइल इंप्रूवमेंट में, कितना वर्क करना चाहिए प्रोफाइल और इम्प्रूव करने के लिए अभी? यस, अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग है तो एज सच आपको एफर्ट लेने का जरूरत नहीं है। बट अगर हाँ। आपको एकेडमिक्स थोड़ा सा वीक रहेगा तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपको फाइनेंस में इंक्लिनेशन है देन जैसा मैंने सर्टिफिकेशंस बोला, या फिर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके रिगार्डिंग कुछ सर्टिफिकेशंस गैदर कर लो। और मैंने ये जनरली देखा है कि अगर आप एक एनजीओ के साथ कुछ एसोसिएट होकर कुछ करते हो, जैसे टीचिंग हो या कोई भी वॉलंटियरिंग एक्टिविटी आप करते हो, तो वो वेटेज गिना मिला जाता है, मिलता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू ओके। टाइम। तो वो एक आप कुछ एनजीओ करोगे वेटेज देता है तो। ना, एनजीओ? यस, ओके। यस। तो वो मैंने टीचिंग किया था, और जैसा मैंने आपको बोला, तो वो एक मेरे को एक वेटेज मिला था एसपी जैन के इसमें भी एंड बाकी इंटरव्यूज में भी, कि मैंने ऐसा एनजीओ का काम किया है। तो वो एक जब भी आप सीवी लिखते हो तो तो। उसको ऐड करते होगे सीवी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, यस, है ना? यस, वो भी अच्छा, वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉलम है। ओके। राइट। ओके। और कोई इम्पोर्टेंट सवाल? हाँ, कैट डे पे प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? कैट डे पे, ऑन कैट डे, जिस ये दिन तो कैट डे है उस दिन कैसे स्टार्ट के पेपर को, ठीक है, बहुत प्रेशर में हो गए, कैसे सेट्स पिक किया एलआरडी में, क्वांट में, वीआरसी में, एक रफ? था एब्सोल्युटली। एंड उस दिन तो काफी टेंशन था, मतलब मेरे को बस इतना पता था कि थोड़ा हैवी वगैरह खा के नहीं जाना। मैं मॉर्निंग स्लॉट, मेरे को इतना पता था कि मेरे को हैवी कुछ खाना नहीं, सो दैट एग्जाम के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्टी ना हो। तो मैंने जूस वगैरह पी के ही मैं गया था। एंड के टाइम पे जब भी पहला इसका बीआरसी से स्टार्ट किया था ऑब्वियसली, तो बीआरसी में थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब पेपर टफ था बट आई वाज समवॉट कॉन्फिडेंस कि मेरा एक्यूरेसी अच्छा है। while I wasn't able to complete the entire paper, तो एक्यूरेसी अच्छा होने की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार आई गेट अ गुड डिसेंट परसेंटाइल तो नहीं मिल जाएगा। फिर जैसे एलआरडी आया तो एक मेरे को सेट चूज करने में मेरा फुल वाट लग गया था, एज इन जम ही नहीं रहता कौन से सेट पे मैं स्टार्ट करूँ, कौन से सेट से स्टार्ट करूँ। क्योंकि पिछले साल जैसे, मतलब जैसे अभी तक का ट्रेंड देखा कि एटलीस्ट यू गेट वन सेट फ्रॉम विच यू कैन ओपन दी सेक्शन। तो यहाँ पे वैसा कुछ मिला नहीं कि यार ये सेट इजी लग रहा है, आई कैन स्टार्ट विद इट। तो वो बहुत मेरा कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया था। एंड फिर मेरे को एक सेट फिर मिला कि यार ये थोड़ा गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक सेट था। तो मैंने ये सेट थोड़ा सा क्रैक एबल लग रहा है, तो एटलीस्ट मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ। एंड फिर वो थोड़ा सॉल्व हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस मिला कि एटलीस्ट एक सेट तो सॉल्व हो गया। फिर मैंने एक एक थोड़ा थोड़ा दो दो जो भी सेट्स थे उसमें से थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने को ट्राई किया, बट वो पूरा हो नहीं पाया कोई भी सेट। तो वो एक था। और बट उसका उसका जो भी ये था टेंशन था, वो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लाने नहीं दिया, एज एन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट तो जब सेक्शन। एलआरडी से क्वांट स्विच किया होगा तो ये दिमाग में तो होगा कि एलआरडी हम्म, पेपर उतना अच्छा नहीं गया है, ठीक है, एक दैट तो इज माइंड ट्रू। पे होगा, एक या दिमाग में वो वेटेज,
तो वो Right. दिमाग मतलब ऑन द स्पॉट वो प्रेशर कैसे एम्प्टी किया दिमाग से कि नहीं हमको पता है कि भाई, क्योंकि ये चीजें ना एग्जाम में बहुत हॉन्ट करती हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है Correct. विथ रियली गुड क्वांट एंड एलआरडीआई, बट कैट में क्या होता है ना, फर्स्ट और वीआरसी होता है, ठीक है। Hmm. लॉट ऑफ पीपल लाइक यहाँ पे गलत हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो देखते हैं कि पहला पेपर वीआरसी का है, पेपर अच्छा नहीं हुआ वीआरसी का पहला वाला, और वो लोग कहता है कैट खराब हो गया, अब कोई फायदा ही नहीं है। बोले सर आपकी बात याद आने लगी कि एक में 60 दो में 99, कोई फायदा ही नहीं है, तो बोला कि बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ ना मैं एज अ लाइक रियल टाइम में चाहता हूँ कि ये एस्पिरेंट्स अपने अंदर लाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ भी स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है। क्रिकेट मैचेस, Correct. स्पोर्ट्स एग्जाम्स नॉट स्क्रिप्टेड, राइट। तो ऑन दी स्पॉट जाके बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि आप सोच रहे थे कि मैं बिल्कुल एलआरडीए फोड़ दूंगा, पर उल्टा हुआ उसका, ठीक है। अब जैसे ही Right. क्वांट में स्विच किए तो वो फिर दिमाग में कैसे उसको अपने आप को हटाया उस पॉइंट पे। सो एक मेन पॉइंट था कि मतलब टू काम योरसेल्फ डाउन, एक चीज आप कर सकते हो, आपको ये सोचना है कि अगर मेरा टफ गया तो बाकी सबका भी टफ गया होगा। तो मैंने एलआरडीआई के टाइम पे मैंने वही खुद को एक्सप्लेन किया था कि यार मेरा टफ गया तो बाकी सबका भी टफ गया होगा, तो अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाएगा। सो उसके बेसिस पे मैंने दिमाग से वो रिलीव किया खुद को, यार इट्स ओके, सबका टफ गया होगा, मैं अभी कॉन्ट्स में फोकस करता हूँ, और कॉन्ट्स में जितना हो सके मैक्सिमम मैं सम सॉल्व करके उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स लेने को ट्राई करता हूँ, सो दैट मेरा ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा। मेरा वही स्ट्रेटेजी, जैसे ही मेरा मैच हो गया, मतलब मैं जानता हूं उसको, मैं अकाउंट्स में मैक्सिमम सॉल्व करने ट्राई करूँ, फिर मेरा ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा है, तो वो मैंने किया था। और मॉक्स लिख के वक्त भी ऐसा होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि एक ना एक कोई तो सेक्शन डिफिकल्ट हो गई, तो उसी वजह से एक थोड़ा हैबिट फॉर्म हो गया था कि यार कैसे अगर एक स्विच करना। पहले कितनी बार मेरा वीआर से टप गया था, तो फिर मैं मतलब थोड़ा एक एक दो से एक आधा मिनट देखे मैं खुद को सेटल करता था, क्या चलो ठीक है अभी नेक्स्ट सेक्शन में मेरे को इसको भूल के मेरे को नेक्स्ट सेक्शन को टैकल करना है, तो वो एक हैबिट फॉर्म हो गया था। तो उसकी वजह से मॉक्स ऑब्वियसली एक इररिप्लेसेबल पार्ट होता है जर्नी का, उसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता सही बात है। मतलब यहाँ पे दो काफी अच्छा ये टेक अवे पॉइंट था। फर्स्ट टेक अवे पॉइंट की मॉक्स, ठीक है। तो ये चीज है ना, आपको कैट में जो होने वाला है वो मॉक में आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हो, ठीक है। तो इसलिए वो वहां पे उतना हाई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। ओके, क्या आप पहले 30 40 50 मॉक्स दे चुके होते हो मल्टीपल टाइम, कभी एलआरडीए खराब, कभी वीआरसी खराब, कभी क्वांट का, तो एक आइडिया रहता है कि हाँ भाई ये सिचुएशन फर्स्ट टाइम नहीं है। और सेकेंड चीज यहाँ पे क्या होता है कि प्रिपरेशन, जितना ज्यादा आप प्रिपेयर्ड होगे ना, प्रिपरेशन ऑलवेज एलिमिनेट्स फियर। तो जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तो हमको पता क्या था कि एलआरडी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये बस कॉन्फिडेंट कि एलआरडी में 500 600 सेट किए हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी एलआरडी पढ़ा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस था। तो उस कॉन्फिडेंस वजह से क्या समझ में आया कि हाँ एलआरडी अगर मेरा खराब हुआ है तो बाकियों का भी बहुत अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है। तो ये भी एक द पेपर लेवल जज करने का बहुत एक इंपॉर्टेंस होता है। तो कभी कभी ना इसलिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि आप उनको जज कर पाओ कि पेपर है कैसा, ठीक है। तो बहुत बार देखोगे ना ऐसा, मतलब बहुत बार मैं किसके एग्जांपल दूं, क्रिकेट मैच का, बहुत ऐसा क्रिकेट मैच में होता है, स्टार्टिंग में बॉल 5 7 ओवर बहुत स्विंग कर रहा होता है, कोई पैनिक वाला बैट्समैन आउट हो चला जाता है वैसे उठ मार के, वेट नहीं करता, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि देखोगे उसी में जो वेट कर गया तो आगे बस बाद में बहुत इजी बैटिंग पिच बन जाता है, ठीक है, और मस्त आराम से सेंचुरी मार के चला गया। तो वही वाला कहानी है कि आपको बेसिकली आपको जज करना है कि नहीं भाई ये प्रिपरेशन, ये जो बॉल अभी इतना स्विंग हो रहा है ये नहीं होगा 8 10 ओवर के बाद, ठीक है, ये अभी का स्टार्टिंग का है, लेट्स प्ले दिस टाइम ऑफ, उसके बाद में मारेंगे। वही चीज एग्जाम में जज करना पड़ेगा। जितना आप प्रिपेयर्ड रहोगे ना, आप उतने कॉन्फिडेंट रहोगे। अच्छा अभी एलआरडीए का पेपर टफ आया है, बट मैंने तो बहुत टफ लेवल तैयारी की है, मैंने 800 सेट सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो ये टफ है, तो आई शुड बी केयरफुल हियर। जज जो प्रिपेयर्ड नहीं है वो जज नहीं कर पाता, ठीक है। कि अब वो मान लो आपने पूरे प्रिपरेशन में एलआरडीए 200 सेट सॉल्व किया है, अब एलआरडीए हो ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरा नहीं हो रहा है कि बाकियों का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दिमाग में तो पता है उसको कि सब लोग सर बोले थे कि 800 सेट करना, 800 सेट करना है, मैंने 200 सेट किए हैं, तो जिसको 800 की ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगा वो, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे, जितना ज़्यादा मॉक्स दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें बहुत कम होती जाती हैं, ठीक है। मतलब वी आर ह्यूमन, स्टिल वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, रोबोट तो नहीं है हम लोग, बट ये चीज़ें मिनिमाइज होती जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को कहने का मतलब यही है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, जितना अच्छे लेवल प्रिपेयर करोगे आप, उतना ही चीज़ें आपका कम होता जाएगा, ये चीज़ें है ना। बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि कोई ऑनलाइन प्रेजेंस से फ़ायदा होता है क्या, अगर कुछ ऑनलाइन चैनल्स अगर हैं, छोटा यूट्यूब चैनल है या कोई ब्लॉग वगैरह लोग लिखते हैं, तो उसका इंटरव्यू फ़ायदा होता है क्या बहुत।
अच्छा, अगर आप ऑनलाइन ब्लॉग वगैरह लिखते हाँ। हो तो हाँ, यस डेफिनेटली आप हॉबी एज अ मेंशन तो डेफिनेटली कर सकते हो। सीवी में आपको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप वहाँ पे अपना क्रिएटिविटी दिखाओ। हम्म। तो वहाँ पे आप डेफिनेटली ऑनलाइन ब्लॉगिंग लिख सकते हो और आपको क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। तो मेरे कितने ही सारे फ्रेंड्स हैं जहाँ पे दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। तो हम्म। मेरा एक फ्रेंड का लिटरली आई एम कैलकाटा में उसका पूरा फुटबॉल के रिगार्डिंग इंटरव्यू हुआ एंड ही गॉट हम्म। शॉर्टलिस्टेड, सिर्फ हम्म। फुटबॉल ही पूछा गया। तो हम्म। अगर आपको कोई हॉबी अच्छा इंटरेस्ट है तो आप में उसमें पूरा डीप डाइव इन करो, आप पूरा जानकारी ले लो। क्या पता आपको कोई इंटरव्यू उसके आसपास ही एंड यू विल बी एबल टू एस इट। तो वो तो हो सकता है, अच्छे से हो अच्छा, सकता एक शॉर्ट में बताना चाहिए कि जिन लोग को भी सीएफए में इंटरेस्ट है, बहुत लोग का गैप ईयर है, है। ठीक है, तो गैप ईयर बहुत लोग का है जिसका प्रोफाइल थोड़ा वीक है। अगर इनका सीएफए में इंटरेस्ट है तो हाउ शुड दे गो अबाउट हम्म सीएफए, कितना करीब कॉस्ट लग जाता है, कैसे बढ़ना चाहिए? शॉर्ट में 2 मिनट टाइम है हमारे पास। सो सी एफ ए काफी महंगा है। आई मीन 1 लाख ऑलमोस्ट लग जाता है, 1.5 लाख आपका हम्म। फर्स्ट टाइम, इंक्लूडिंग वन टाइम फीस वगैरह, मेंबरशिप फीस। हम्म। एंड लेवल 2 के लिए कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 80,000 समथिंग आ जाएगा अगर आपने अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन वगैरह सब किया। लेवल वन के लिए 1 to 1.5 लाख रुपीज लगता है, ठीक है। हाँ, एवरीथिंग, हाँ, ओके, अगर इंक्लूडिंग ठीक है। एवरीथिंग। और कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या इसका तरीका होता है? सो सी एफ ए इंस्टीट्यूट का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। और हम्म। आई वुड रेकमेंड सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा आपको। हम्म। बस जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो आपको प्रिंट आउट वगैरह लेके आपको हम्म। रेफर करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। एंड हम्म। इट इज़ वेरी मच मैनेजेबल, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इट्स हम्म। जस्ट दैट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली हम्म। बेसिस पर आपको पढ़ना होगा एंड यू विल बी एबल टू इट। ओके। और इसके अलावा आप बोलते हो कि लोग एफआरएम वगैरह भी कर सकते हैं ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं, रिस्क ठीक है, मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, और फाइनेंशियल क्या? मॉडलिंग आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये टुवर्ड्स मोर ऑफ लाइक एक्सेल टुवर्ड्स होता है नहीं, फाइनेंशियल मॉडलिंग, यस, है ना? पर्टिकुलरली फॉर एक्सेल, हाँ, हाँ। मतलब वो एक्सेल आपका स्किल्स काफी अच्छे हो जाते हम्म। तो ये दो, और एनी अदर कोर्सेज विच यू सेटिस्फाइड, विच यू सजेस्ट फाइनेंस के लिए, छोटे कोर्सेज जो फायदा करें इंटरव्यूज वगैरह में? एक एनआईएसएम हैं। का, छोटे, एनआईएसएम। हाँ, एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन अच्छा ही होता है। हम्म। और कोर्सेज बोले तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। यूडेमी में आपको बेसिक्स टू प्रो वाले कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे आप हम्म। नॉलेज बेसिस के लिए कलेक्ट कर सकते हो। वो आप भले सर्टिफिकेशन यूज नहीं कर पाओगे बट नॉलेज के लिए आप डेफिनेटली कर सकते ओके। इंटरव्यूज मेजरली किधर पॉइंटेड कॉलेजेस, इसका मैं आंसर कर दिया अक्षर पहले वाले, वी हैव आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चन आपने पूछा है ना, ऑलरेडी स्टार्टिंग में आंसर्ड है सारा वीडियोस में, ठीक है। तो वी हैव लेस देन 1 मिनट टाइम, ठीक है, अब सेशन ऑफ हो जाएगा। तो थैंक यू सुजेश। एक बार योर फाइनल वर्ड्स टू दिस गाइज, ये लोग प्रिपेयर करेंगे, आपका इंटरव्यू बार बार देखेंगे, ठीक है, दे लर्न अ लॉट। तो 200 डेज में दे शुड नॉट गो नेगेटिव, ठीक है, दे शुड बी पॉजिटिव। एक फाइनल वर्ड दे दो इनको। हो। जस्ट इतना बोलूँगा कि नो, वर्क हार्ड इन पीस एंड लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। मतलब इतना, थोड़ा सा शांत, मतलब थोड़ा सा अपने आप को काम रख के थोड़ा मेहनत करो ये एंड तो फेसबुक पे, डेफिनेटली यू विल बी ये फेसबुक सक्सेसफुल। मेरा प्रोफाइल का कोट है ये तो। या सो वही है, मतलब आप थोड़े से शांति में और जितना हो सके ना टेंशन लेते हुए काम रख के प्रिपरेशन करो और डेफिनेटली यू विल बी एस दी एग्जाम्स, दैट्स फॉर श्योर। चलो, तो आई थिंक थैंक यू। ओके, वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस।